आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने से पहले हम सबको जानना यह जरूरी है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर, नाम से ही है एरिया, तो किसी सरफेस का एरिया होगा ही होगा। अगर हम एक बच्चों यहां पर एक सरफेस ऐसे ले लें और इस सरफेस का जो एरिया है वो ds हो जाए, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा, लाइक दिस, और डायरेक्शन उसका परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, जिसको हम n कैप एक यूनिट वेक्टर है लेते हैं, जो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा। एक चीज मेरे बच्चों ध्यान देना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इसके बराबर हुआ, डायरेक्शन इसका आउटवर्ड बना दिया। हम इसका डायरेक्शन नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये एक ओपन सरफेस है। अब आ जाते हैं इस पर। सरफेस हमारे पास दो तरह का, एक हो गया ओपन और दूसरा हो गया क्लोज्ड। ओपन का मतलब जैसे कोई स्क्वायर ले लिया, क्लोज्ड का मतलब जैसे कोई स्फेयर ले लिया, या आपने क्यूब ले लिया, तो ये क्लोज्ड हो गया और ये ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस में मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मेरी हथेली है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी हो सकता है डायरेक्शन, और नीचे की तरफ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान देना, एक बार किसी प्रॉब्लम में अगर आपने, जैसे ये सरफेस है, अगर ऊपर ले लिया तो पूरे प्रॉब्लम में आपको डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही लेना है, और अगर किसी बच्चे ने नीचे ले लिया तो पूरे प्रॉब्लम में नीचे की तरफ ही लेना है। लेकिन ये कहां पर? ओपन सरफेस में। ठीक लाइक दिस। देखिए, जैसे यहां पर ये एक ओपन सरफेस हो गया, तो इसका जो डायरेक्शन हुआ बच्चों, इसका डायरेक्शन या तो आप ऐसे ले लीजिए या तो ऐसे ले लीजिए। ये ओपन सरफेस का डायरेक्शन नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना कि पूरे क्वेश्चन में अगर एक बार आपने ऊपर ले लिया है तो हमेशा ऊपर ही लेंगे, अगर आपने एक बार नीचे ले लिया तो नीचे ही लेंगे। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, लाइक दिस, क्लोज सरफेस है, तो आप जैसे ये देखो हमारे पास जो है ये क्लोज सरफेस 1 2 3 4 5 6 है। अब इनके जो है इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, आउटवर्ड, लाइक दिस। इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर का, अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इस सरफेस का? अगर आप एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड में इसके एरिया के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन आउटवर्ड। इसमें इस एरिया के बराबर, लेकिन डायरेक्शन आउटवर्ड। समझ में आ गया? तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी सरफेस का एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड में उस सरफेस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली टू द सरफेस आउटवर्ड होता है। अगर सरफेस ओपन है तो आउटवर्ड ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी हो सकता है। अगर सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन क्लोज सरफेस में अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये एरिया वेक्टर हुआ। अब एरिया वेक्टर कोई कहेगा तो क्या है? एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि ये एक एरिया वेक्टर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एक सर्कल ऐसे है। अब इसका एरिया वेक्टर पूछा जाए और अगर रेडियस इसका a है तो इसका एरिया जो होगा बच्चों पाई a स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे इसका एरिया वेक्टर पूछा जाए
तो देखिए ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर इसका जो होगा वो पाई ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से शो करेंगे तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली ये हो गया, तो ये क्या यहां पे डिनोट होगा, जे कैप से, तो इसको हम जे कैप ले सकते हैं। क्योंकि सरफेस ओपन है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस पाई ए स्क्वायर जे कैप, नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना कि अगर आपने न्यूमेरिकल लगाते समय ऐसे ट्रीट कर दिया है तो पूरे न्यूमेरिकल में आप ऐसे करेंगे, और अगर ऐसे ट्रीट कर दिया है तो पूरे न्यूमेरिकल में ऐसे करेंगे। और क्लोज सरफेस की तो कोई बात ही नहीं है, क्लोज सरफेस आप जान ही रहे हैं, इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में इसके बराबर डायरेक्शन में है आउटवर्ड, इसका इस सरफेस का मैग्नीट्यूड में इसके एरिया के बराबर डायरेक्शन आउटवर्ड, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड में इस एरिया के बराबर डायरेक्शन आउटवर्ड, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड में एरिया इसके बराबर और डायरेक्शन आउटवर्ड, इस सरफेस का इधर और इस सरफेस का इधर। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी भी सरफेस का उसका सरफेस एरिया होगा, और डायरेक्शन हमेशा देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ओपन में भी और क्लोज में भी। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं बच्चों एरिया वेक्टर के बाद अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि डिफिनीशन है, एक बार मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया, एनी सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया is defined as, electric flux through any surface area is defined as the number of field lines that pass through that area. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया is defined as the number of field lines that pass through that area. तो किसी भी सरफेस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करती हैं वही डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मेरे बच्चों एक सरफेस मान लीजिए ये है, एक सरफेस ये है लाइक दिस, और यहां से ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहां पर एक छोटा सा एरिया ds ले लें तो ये ds वेक्टर हो गया। ये एंगल अगर थीटा है तो बच्चों जो ये E डॉट ds, ये जो E डॉट ds है, ये छोटा सा एरिया देख रहे हो ds, ये जो बच्चों E डॉट ds है ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट E डॉट ds is defined as the electric flux through the elements। इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कौन? E डॉट ds। ये स्केलर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर का जो ये स्केलर प्रोडक्ट है वो इस सरफेस, इस एलिमेंट के सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम d फाई से डिनोट करते हैं। और E डॉट ds को आप ऐसे भी लिख सकते हो E ds cos थीटा, ठीक है, E ds cos थीटा। लेकिन अगर आपको इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे
ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। इफ अगर टोटल एरिया ए हो तो हम इस ds इंटीग्रेशन को a भी लिख सकते हैं, और तब हमारा फाई किस रूप में लिखा जाएगा, E डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। क्या है, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू दैट एरिया। अब हमने एक एरिया लिया था, इस एरिया में एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया, देखिए, जिसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर है, और उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds है, और डायरेक्शन तो आप भी जानते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट E डॉट डी एस होगा, मैथमेटिकली जो ये स्केलर प्रोडक्ट E डॉट डी एस है, दैट स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एलिमेंट, जो ये थ्रू द सरफेस ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट के सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हमको इस पूरे सरफेस का निकालना है तो हम इसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर आसानी से हम एरिया निकालना जान जाएं, जैसे हमको इस पता हो कि इसका एरिया कैसे होगा, तो हम ये निकाल सकते हैं। टोटल एरिया अगर ए है तो ds की जगह ए ई डॉट ए। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, इस पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपसे कोई पूछे कि क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी बच्चों इसलिए होती है क्योंकि ये अभी हम लोगों ने जिक्र किया था एक वेक्टर क्वांटिटी का, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट, और आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ठीक जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी बनती थी दो वेक्टर क्वांटिटियों का, वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट हमको फ्लक्स दे रहा है। तो फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे, अगर छोटे से एलिमेंट से निकालना है तो ई डॉट डी एस करके निकाल लेंगे, पूरे सरफेस से निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर इंटीग्रेशन का पूरा एरिया हमको पता है तो हम डायरेक्ट इस तरह भी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आते हैं बच्चों यूनिट पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पर। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था कि एक सरफेस था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन थी, और इस पर हम लोगों ने ये छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया ds था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ds वेक्टर था, बीच का एंगल थीटा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट ds क्या आया था, d फाई बराबर ई डॉट ds बराबर ई ds कॉस थीटा, ये हमने लिखा था। और टोटल फ्लक्स हमने ये लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से भी दिखा सकते हैं, ई डॉट ds बराबर ई ds cos थीटा। इफ ds वेक्टर इज इक्वल टू एरिया, टोटल एरिया अगर हमको मालूम है a, तो इसको लिखने का एक तरीका बच्चों ये भी हो सकता है, ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। अब अगर हम
बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट देखो, मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो सकता है, ई ए कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं यूनिट के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर, तो इसकी एक यूनिट तो ये हो गई न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये इससे कट गया तो वोल्ट मीटर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो यूनिट्स वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हुई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया और डिफिनीशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जान गए, एरिया वेक्टर जान गए कैसे निकालना है। एरिया वेक्टर निकालते समय मैंने आपको बताया था कि ओपन सरफेस के लिए दो तरीके से, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, लेकिन अगर एक बार दाएं मान लिया तो दाएं ही, एक बार बाएं मान लिया तो बाएं ही, एक बार ऊपर मान लिया तो ऊपर ही, एक बार नीचे मान लिया तो नीचे, जैसा सरफेस का दिया रहेगा। और क्लोज्ड में तो आपको भी दिखाया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया और एरिया वेक्टर भी हो गया मेरे बच्चों। अब इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में एक थ्योरम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस की थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। ये बच्चों 100% तय रहता है कि गॉस की थ्योरम या उसके एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है। तो अब हम लोग गॉस की थ्योरम की बात करते हैं। आइए, गॉस थ्योरम क्या है या गॉस लॉ, जो भी आप समझें। गॉस लॉ क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गॉस लॉ मैं बताता हूं क्या है। इट स्टेट दैट, गॉस ने क्या कहा था, गॉस इट स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। तो लिख देता हूं आप, it state that इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e through any closed surface, it states that electric flux phi e through any closed surface is equal to 1/epsilon naught time is equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। यानी अगर मैथमेटिकल फ्लक्स में देखना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e, तो क्या होगा, ये E.ds आप भी जानते हो, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा लेकिन कहां से, एक स्मॉल एलिमेंट से इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया। यहां पर ये लगाया तो क्या हो गया, क्लोज्ड। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज equal to 1/epsilon naught times to net charge। तो ये बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, गॉस लॉ का। एक बार आप इसको जरूर नोट कर लें। अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कैसे करते हैं।
तो बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में गॉस की जो थ्योरम का प्रूफ आता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस से आता है। तो उस प्रूफ को देखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गॉस की बात याद रखिएगा कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज होता है किसी क्लोज सरफेस से। आइए देखते हैं। एक चार्ज क्यू लिया और इसको इनक्लोज्ड कर दिया एक स्फेरिकल सरफेस से, और इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है बच्चों वो आर है। चार्ज इसके सेंटर पर हो गया और इस सरफेस को हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस भी। ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर एक एलिमेंट लेते हैं P पॉइंट पर, और उस एलिमेंट का जो एरिया लिया उसका मैग्नीट्यूड ds है, और चूंकि आप भी जानते हैं हम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन लेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए आउटवर्ड ये ds डायरेक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आप भी जानते हो, फार्मूला ये पॉइंट चार्ज है तो 1/4πε0 Q और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो r स्क्वायर, और डायरेक्शन तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं एज शोन इन फिगर मेरे बच्चों, इक्वेशन 1। देखिए पॉजिटिव चार्ज है अलोंग द लाइन, टूवर्ड द चार्ज नहीं, अवे द चार्ज, पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब इस एलिमेंट से जो आपने इस स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज था उसको आपने स्फेरिकल सरफेस से इनक्लोज किया था, उस पर जो आप सरफेस एरिया लिए हैं, एलिमेंट जो लिए हैं, इससे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds, इस स्मॉल एरिया ds से जो फ्लक्स होगा d phi E बराबर, E का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बच्चों आप भी जानते हैं E डॉट ds, आज ही बताया आपको। तो E डॉट ds, E ds cos थीटा, यहां से d phi E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड जान रहे हो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, और ds एरिया तो समझ ही रहे हो ds, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो फिगर में दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में हुए तो इनके बीच का एंगल बच्चों क्या हो गया cos 0। अब cos 0 है तो ये देखो इस तरह से हो गया क्या d phi E बराबर E डॉट ds बराबर 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर ds, इक्वेशन सेकेंड बच्चों। देयरफॉर नेट फ्लक्स, हमको तो इस पूरे क्लोज सरफेस से निकालना है गॉस की थ्योरम को डिफाइन करने के लिए, इस पूरे क्लोज सरफेस से। तो नेट फ्लक्स यहां नेट फ्लक्स का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही समझना आप, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस से, फाई ई बराबर आप भी जानते हैं ई डॉट ds क्लोज्ड सरफेस पर, इस पूरे क्लोज्ड, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस पर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब ई डॉट ds की वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड से पता है क्या है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds की जगह 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर ds। अब जो चीजें कॉमन है उनको बाहर भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर
देखिए मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और जो आपने क्लोज सरफेस लिया उसका रेडियस भी कांस्टेंट ही होगा, आर स्क्वायर क्लोज सरफेस ds। बट ds बच्चों जो है वो इस एलिमेंट का, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल एरिया, कहां पर? क्लोज्ड सरफेस पर। और ये स्फेरिकल सरफेस है, और अगर इस पर आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर होगा, बराबर टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया यहां दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर फाई ई बराबर ई डॉट डी एस क्लोज्ड सरफेस बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस पूरे की जगह तो हम ये लिख ही सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इससे, और अगली लाइन में हम यहां लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस बराबर नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसके अंदर नेट चार्ज क्यों था। तो ये आपका इक्वेशन 4, दिस इज गॉस लॉ। तो ये गॉस लॉ का प्रूफ था। एक बार आप इस प्रूफ को देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है ही है, उससे। तो ये गॉस लॉ था, गॉस लॉ का प्रूफ था। ठीक है बच्चों, अब आइए कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं। गॉस की थ्योरम आपको मालूम चल गई। वीडियो पॉज करके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका। चलो, अब बच्चों हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी। गॉस ने कहा कि अगर कोई चार्ज है और वो किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है, तो यहां से अगर टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नेट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल लगाने में हमको आसानी हो। जैसे पहला नोट्स में देखो कि अगर जैसे आपने चार्ज को इनक्लोज किया और यहां कोई मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो गॉस की लॉ होगी बच्चों, गॉस लॉ वो इस तरीके से नहीं होगी। यहीं पर क्या आ जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो जाएगा बच्चों। तो ये नोट नंबर 1 हो गया, कोई मीडियम। अच्छा, नेट चार्ज से क्या मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर कोई नेट चार्ज से मतलब क्या था, सेकंड नोट्स में देखते हैं। नेट चार्ज से क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे मान लो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक, और इसमें चार्जेस ऐसे हैं, Q1 है, Q2 है, -Q3 है, Q4 है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो यहां पर जो नेट फ्लक्स निकलेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ये Q के जो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब, ये जो Q है बच्चों, ये क्या है? नेट चार्ज है, नॉट चार्ज, नेट चार्ज है। और नेट चार्ज है तो आप कैसे निकालोगे? इस फिगर के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो कैसे निकलेगा? Q1 प्लस Q2, और देखो ये नेगेटिव साइन है तो इसको नेगेटिव साइन के साथ रखोगे, प्रॉपर साइन के साथ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और Q4, और अगर कोई और चार्ज होगा तो उसको भी लिखेंगे, और सब के अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो समझे नेट चार्ज का मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा सबका कंट्रीब्यूशन होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इसी पर एक बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। क्या आया था कि जैसे एक डाइपोल है, उसको एक स्फीयर के अंदर क्लोज कर दिया गया, लाइक दिस।
तो डाइपोल पर आप भी जानते हो माइनस क्यू प्लस क्यू। अब पूछा गया कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इससे नेट फ्लक्स आप बड़े आसानी से, अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर होता कि गॉस ने चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं की थी, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, तो नेट चार्ज क्या हो गया इसमें, देखो माइनस क्यू पहला चार्ज, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। क्या और कोई चार्ज भी है क्या, नहीं। अब ये नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी भी डाइपोल को अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो नेट फ्लक्स हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो नेट चार्ज का मतलब आप समझ गए होंगे, गॉस के थ्योरम में नेट चार्ज का बड़ा मतलब है। अच्छा एक नोट्स ऐसे देखो, और जो सरफेस के अंदर होगा उसी का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों मेरे। जैसे अगर नोट्स देखें, मान लीजिए एक स्फीयर ये ऐसे है, इसमें हमने यहां Q1 लिख दिया, यहां Q2 लिख दिया, यहां Q3 लिख दिया, यहां Q4 लिख दिया और यहां Q5 लिख दिया। और अब आपसे पूछा जाए कि कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों घबराना नहीं है, इसमें फ्लक्स जो होगा वो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये दोनों चार्ज सरफेस से इनक्लोज्ड नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो नेट चार्ज कौन कौन से हैं, ये सॉरी Q1 Q2 Q3 ये Q4 है। नेट चार्ज कौन कौन से हैं अंदर, Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q4 है, बाकी दो चार्ज तो सरफेस से बाहर है इसलिए उनका कोई नहीं, तो आप ऐसे लिख दोगे। समझ में आया, जो अंदर के चार्ज होंगे उन्हीं को नेट चार्ज के रूप में लिखेंगे, बाहर जो चार्ज सरफेस है उससे हमसे मतलब नहीं है बच्चों। एक चीज तो ये याद रखना है, क्या कि गॉस की थ्योरम में टोटल फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम फार्मूला लिखते हैं वो Q क्या है, नेट चार्ज है, और सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा प्रॉपर साइन के साथ जोड़ करके लिख देते हैं, सरफेस के बाहर जो चार्ज होगा उसको छोड़ देते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज बच्चों ध्यान रखना है कि शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप इस Q को किसी स्फीयर के अंदर बंद कर दीजिए या किसी क्यूब के अंदर बंद कर दीजिए, अगला नोट, किसी क्यूब के अंदर बंद कर दीजिए, किसी सिलेंडर के अंदर बंद कर दीजिए, लेकिन अगर हर शेप में आपने नेट चार्ज Q ही इनक्लोज किया है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही इसके लिए भी सही होगा, यही इसके लिए भी सही होगा, और यही इसके नेट फ्लक्स की बात मैं कर रहा हूं सही होगा। क्यों, क्योंकि नेट फ्लक्स सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है, इनके अंदर इनक्लोज्ड हुए चार्जेस से। और अगर आप देखो साइज और शेप बिगड़े हुए भी हैं, अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इनरेगुलर शेप का भी है और चार्ज उसके अंदर Q है तो उसके लिए भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो शेप और साइज से मतलब नेट फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फ्लक्स पर फर्क नेट चार्ज से पड़ता है। तो ये भी समझ में आया होगा बच्चों। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज है जो एक स्फीयर के सेंटर पर है, उस स्फीयर का जो रेडियस है r है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो जाहिर सी बात है टोटल फ्लक्स जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर उसी क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, इसी चार्ज को अगर हम इनक्लोज्ड कर दें एक स्फीयर से जिसका रेडियस डबल हो जाए तो नेट फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे बच्चों आप बताओ, क्या चार्ज बदला गया? और जब चार्ज नहीं बदला गया तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, 2R 3R चाहे जितना R से इसको घेरते जाएं, लेकिन अगर चार्ज केवल Q ही है तो नेट फ्लक्स सेम रहेगा। तो शेप और साइज का भी कोई मतलब नहीं निकलता है नेट फ्लक्स में। तो इस तरीके से मैंने आपको आज गॉस की थ्योरम में बताया, उसके जो नोट्स थे उनके बारे में बताया, और एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो।